नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सत्ता का महासंग्राम। जी हां, 2024 का रण तैयार हो चुका है। चुनावी बिसात बिछने लगी है। किसका होगा सिंहासन, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट, ये नेता नहीं बल्कि जनता तय करेगी। क्या है जनता का मूड, किसे भेजेगी संसद की चौखट पर, किसे करेगी संसद से बाहर। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम एक एक सीट का हिसाब कर रहे हैं, हर एक मतदाता का जवाब आप तक पहुंचा रहे हैं, एक एक सीट का धारदार विश्लेषण और लगाएंगे सटीक अनुमान। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, किस लोकसभा सीट पर किसका होगा राज। आज हमारे खास कार्यक्रम सत्ता के महासंग्राम में बात होगी मंडला लोकसभा सीट की। मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में पड़ने वाली मंडला लोकसभा सीट कई मामलों में बेहद महत्वपूर्ण है। एक वक्त था जब यह सीट कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में सबसे सुरक्षित सीटों में से एक थी, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस ने सीट पर अपना वजूद खो दिया और बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। मंडला लोकसभा सीट से फग्गन सिंह कुलस्ते 1996 से 2000 तक लगातार चुनाव जीते हैं। 2009 में कांग्रेस ने सीट पर वापस कब्जा जमाया था, लेकिन 2014 में कुलस्ते ने फिर बाजी मारी और 2019 का चुनाव भी इन्होंने बीजेपी के नाम किया और इस बार भी बीजेपी ने फग्गन सिंह कुलस्ते पर भरोसा जताया है, जिनका मुकाबला कांग्रेस के ओमकार सिंह मरकाम से होगा। लेकिन इस बार जनता के मन में क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। मनोज जी, ऐसा नहीं है कि ये सीट बीजेपी के कब्जे वाली रही है, यहाँ उलटफेर होता रहा है और इस बार ओमकार सिंह मरकाम जो एक युवा नेता हैं, लगातार विधायक रहे हैं, कांग्रेस ने उन पर दाव चला है। कुलस्ते पहले भी हार चुके हैं विधानसभा चुनाव, तो ऐसे में क्या लगता है आपको, मुकाबला रोचक होगा या एक तरफा नजर आ रहा है? ये जिस प्रकार से भी हमने देखा कि आदिवासी सीटों पर अभी हमने देखा फोकस है बीजेपी का या कांग्रेस दोनों का। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की हम बात करें, 2023 का जो चुनाव हुआ था, तो आरक्षित सीटों में से केवल 23 बीजेपी शायद जीत पाई थी। तो ऐसे में ये नहीं कह सकते मुकाबला आसान होगा, क्योंकि ओमकार सिंह मरकाम 3 बार के लगातार विधायक हैं, युवा हैं, आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, कमलनाथ मंत्रिमंडल में मंत्री रहे हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते 91 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। 2009 में जरूर वो चुनाव हारे थे, लेकिन केंद्र में मंत्री रहे, अटल बिहारी सरकार में भी मंत्री रहे हैं। लेकिन इस बार उनको विधानसभा चुनाव पार्टी ने लड़ाया था निवास विधानसभा सीट से मंडला की, जहां से उनके भाई विधायक थे, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। तो जाहिर सी बात है कि जब वो विधानसभा चुनाव में हारे तो इतना आसान नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी ने लगातार मोर्चा संभाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासी इलाकों में लगातार दौरे पर हैं, बालाघाट वो आने वाले हैं। इसके पहले हमने देखा कि अमित शाह की बात कर लें, जेपी नड्डा की बात कर लें, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान जो हैं डॉक्टर मोहन यादव, ये आदिवासी क्षेत्रों में लगातार फोकस किए हुए, चाहे भोपाल में रानी कमलावती के नाम का स्टेशन हो, इंदौर में चौराहा हो, जो आदिवासियों के नायक है, टंटिया भील से लेकर रघुनाथ शाह, उनके बेटे, तो ये तमाम सारे जो आदिवासी नायकों को सम्मान देने का काम बीजेपी जो लगातार कर रही है। उसके बाद से ये नहीं कह सकते कि बीजेपी के लिए परिस्थितियां कठिन है। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि लीड पिछली बार की अपेक्षा थोड़ी बहुत कम हो सकती है, लेकिन फिलहाल कोई बड़ा चैलेंज ओमकार सिंह मरकाम की ओर से लगातार नजर आ नहीं रहा। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हालांकि हमने देखा राहुल गांधी ने भी सभा ली है 2-2, लेकिन वो छाप नहीं छोड़ पा रहे राहुल गांधी। उसके साथ जो कांग्रेस को सबसे बड़ी चीज़ है, संगठन के तौर पर बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कि एक तरफ से हम देख रहे हैं कि बीजेपी के पास लंबी चौड़े संगठन है, मजबूत नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है, उन्होंने अपने क्लस्टर प्रभारी बनाए हुए हैं, हर बूथ का उन्होंने टारगेट सेट किया हुआ है कि हर बूथ पे 370 वोट बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक, और वो लगातार कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि आप उम्मीदवार मत देखिए, आप कमल का निशान देखिए और मुझे देखिए। तो मुझे लगता है इस चुनाव में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो साबित हो रहा है। चलिए, हमारे साथ हमारे मंडला के संवाददाता राहुल सोदिया भी जुड़ गए हैं। राहुल, क्या जमीनी हकीकत है? राहुल गांधी आए हैं, मंडला में सभा की, आदिवासियों पर टारगेट किया, एक तरह से फोकस करके उन्होंने जिस तरह से बातें की कि जल जंगल जमीन का अधिकार आदिवासियों को मिलना चाहिए, आदिवासियों को किस तरह से हक देंगे, ये भी बात की उन्होंने, और कहा कि वनवासी कहते हैं आरएसएस वाले और बीजेपी वाले आदिवासियों को। दोनों तरफ से आदिवासी चेहरे हैं, निश्चित तौर पर आरक्षित सीट है। ओमकार सिंह मरकाम और फग्गन सिंह कुलस्ते, क्या है जमीनी हकीकत? कौन किसको टक्कर देता दिख रहा है, कौन किस पर भारी पड़ रहा है? जी नहीं, मैं आपको बता, निश्चित तौर पे यहाँ मुकाबला काफी अहम और कड़ा माना जा रहा है, क्योंकि फग्गन सिंह कुलस्ते पीछे भाजपा ने उनको 8 बार यहाँ उतारा है, लगभग 6 बार वो यहाँ से चुन के जा चुके हैं और 1 बार उनको राज्यसभा भेजा गया था। पर लेकिन और अगर अपन ओमकार सिंह मरकाम जी की बात करें, ओमकार सिंह मरकाम ने
को कांग्रेस ने इस बार दूसरी बार उन पर भरोसा जताया है और दूसरी बार मंडल लोकसभा से उतारा है मैदान में। पर लेकिन दोनों ही दलों के बीच में, दोनों प्रत्याशियों के बीच में मुकाबला काफी कड़ा माना जा रहा है। अब जनता भी कह रही है कि आखिर लगातार फग्गन सिंह कुलस्ते यहाँ पे बार बार संसद चुनते आ रहे हैं, तो आखिर वो भी कब तक। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है। जी राहुल बोलिए। तो बात करना पड़ेगा। दूसरा पहलू ये भी है कि जनता का ये भी कहना है कि हम जिसको भी बार बार चुन के विधानसभा लोकसभा भेज रहे हैं वो व्यक्ति भाजपा में जाने को तैयार है। तो इस तरह इसको लेकर जनता भी काफी असमंजस में है कि हम किसको वोट दें, किसको वोट न दें। तो इस बार जनता भी काफी लेकिन राहुल, अभी कुछ कहना, ये तो उम्मीदवारों की आप बात कर रहे हैं, मोदी और राहुल गांधी का क्या फैक्टर है, वो ज्यादा असरदार होगा वहां पर कि उम्मीदवार? लेकिन मैं आपकी बात जो अभी फिलहाल लगभग इस चुनावी दरमियान जो नेता आ रहे हैं तो उनका तो जो जनता का ये कहना है कोई भी नेता कोई भी आए कोई भी जाए उससे फर्क नहीं पड़ना, लेकिन जो यहाँ के जमीनी ताकत जो यहाँ जमीन में रहेगा, जो हमारे साथ जो काम करेगा, जो इनका विकास करेगा, उसके बाद हम उसको वोट देंगे। अभी बीच में ऐसे उनके फग्गन सिंह कुलस्ते निवास विधानसभा में डॉक्टर मोहन सिंह मुख्यमंत्री आए थे, तो हमारी जनता से बात हुई तो जनता इस पर कहना था कि कई नेता आए कई चले गए, पर लेकिन किसी ने हमारे विकास की बात नहीं करी। अब की बार जो भी विकास करेगा हम उसको वोट देंगे। जी चलिए राहुल, आपके पास में जो लोग मौजूद हैं उनसे भी चर्चा करेंगे, हम उनसे भी चर्चा कीजिए, उनकी क्या राय है, माहौल क्या है? जी जो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं उनसे बात करें, चर्चा करेंगे उनका क्या कहना है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश जायसवाल जी। तो जायसवाल जी, इस बार आप चुनाव कुछ नहीं देखते हैं और क्या मानते हैं आप? देखिए, जहां तक मेरे नजरिए की बात है और पब्लिक से मैं जुड़ा हुआ हूं, तो मैं ये महसूस करता हूं कि इस बार का मंडला संसदीय क्षेत्र का जो चुनाव है वो टफ है। उसकी वजह ये है कि पिछली बार भी मंडला संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी 5 विधानसभाओं पे हार चुकी है और अभी इसके पहले जो एमएलए के चुनाव हुए थे उसमें मंत्री जो थे फग्गन सिंह जी कुलस्ते जो निवास विधानसभा से चुनाव लड़े थे वो भी चुनाव हार चुके हैं। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि बिछिया विधानसभा, निवास विधानसभा, डिंडोरी विधानसभा, ये सब जो है ये टफ टक्कर देंगी, कठिन टक्कर देंगी। और बाकी विधानसभाओं जैसे केवलारी हो गया, लखनादौन हो गया, तो यहां भी टफ फाइट होना। भी एक बात आप लोग मिस के बोली थी कि मोदी फैक्टर काम करेगा कि स्थानीय मुद्दे काम करेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि कुलस्ते जी लंबे समय से 6 बार यहां से लोकसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन जनता का ऐसा मानना है कि बहुत ज्यादा इस मंडला जिले ने तरक्की नहीं की है पूरे संसदीय लेकिन जायसवाल जी, हमने देखा है ऐसी स्थिति में जनता का उनसे अब बहुत ज्यादा लगाव नहीं रह गया है। हाँ, जहां तक मोदी फैक्टर की बात है तो मोदी जी के नाम पे वोट उनको मिल सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी ये बोलूंगा कि जनता का जो रुझान है वो कांग्रेस की तरफ बेहतर है बनिस्बत बीजेपी के। लेकिन जायसवाल जी, आप जो रुझान बता रहे हैं, जनता का रुझान, वो इस आधार पर बता रहे हैं विधानसभा चुनाव के परिणाम के। हमने 2018 में भी देखा है कि किस तरह से कांग्रेस की सरकार बन गई थी, लेकिन 2019 में चुनाव होते हैं तो क्लीन स्वीप हो जाती है बीजेपी, 29 में से 28 सीटें जीत जाती है, वहां पे ये असर नहीं करता। अब जनता इतनी समझदार हो गई है क्या कि वो लोकसभा में अलग मुद्दे देखती है, विधानसभा में अलग देखती है? क्या इसका असर भी देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। यदि कुलस्ते जी जीतते हैं चुनाव में तो मैं ये मान के चलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जीती है, व्यक्तिगत रूप से कुलस्ते जी नहीं। तो बीजेपी का असर है, मतलब जनता का जो संगठन का काम कर रहा है, मोदी फैक्टर आपके हिसाब से काम कर रहा है। यदि वो जीतते हैं तो उसके पीछे मोदी फैक्टर रहेगा, बीजेपी का संगठन रहेगा, कुलस्ते की भूमिका कम रहेगी। हाँ, प्रधानमंत्री आवास प्लस ये आपका स्वास्थ्य योजना प्लस अदर जो बहुत सी योजनाएं हैं उसका लाभ जो लोगों को मिल रहा है, उसके कारण मंडला जिले का मतदाता जो है वो भाजपा की तरफ ज्यादा आकर्षित है। चलिए, हमारे साथ बीजेपी से भी जुड़ गए हैं शैलेश जी और कांग्रेस से डॉक्टर अशोक मस्कुले। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। शैलेश जी,
जिस तरह से आपने सुना, जायसवाल जी कह रहे थे कि कुलस्ते जी लगातार वहाँ पर चुनाव मैदान में उतरते रहे, इसलिए थोड़ा एक उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी के काम कर रही है। दूसरा, वो खुद चुनाव हार गए हैं। मंडला में आपने देखा किस तरह से बीजेपी कमजोर नजर आ रही है क्योंकि कांग्रेस की सीटें ज़्यादा है। ऐसे में वो कहते हैं यदि जीते तो मोदी फैक्टर काम करेगा, आपका संगठन काम करेगा, प्रत्याशी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। सर्वप्रथम मैं नववर्ष की आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और जिलेवासियों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। रहा सवाल चुनाव का, लोकसभा 2024, मैं आपको बता दूं कि फग्गन सिंह कुलस्ते एक जनजातीय समाज के एक राष्ट्रीय नेता हैं जिन पर पार्टी ने 8वीं बार टिकट दिया है। लगातार माननीय कुलस्ते जी लोकसभा सीट से चुनाव जीत रहे हैं। 8 विधानसभा है इस लोकसभा क्षेत्र में, 8 विधानसभा है और 8 विधानसभाओं में आज भी हमारी 3 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। निवास विधानसभा कुछ मतों से हम पीछे रह गए थे, परंतु ये कह सकते हैं कि लगातार 6वीं अनुसूची लगाने वाली की बात करने वाले सामाजिक वर्ग में विरोध करने को बढ़ावा मिल रहा था। इस अराजकता से पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी परेशान थी। मैं ये कह सकता हूं कि 8वीं बार भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मंडला लोकसभा क्षेत्र लाखों मतों से हम जीतने वाले हैं। आने वाले 19 तारीख को जो मतदान होगा वो मोदी जी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी और कुलस्ते जी के पक्ष में लोग मत करने के लिए बैठे हैं। विकास की जहां तक बात है, हमारे भाई साहब भाई बोल रहे थे, मैं ये कह सकता हूं कि आजादी की आज 75वां वर्ष हम मना लिए। 56 साल देश में कांग्रेस की सरकार थी, गांव गरीब के लिए आवास की व्यवस्था नहीं थी। इंदिरा जी के नाम पे सत्ता पे रहे कांग्रेसी, इंदिरा आवास के नाम से 1 से 2 आवास आते थे और ये कह सकता हूं कि गांव में सैकड़ों बीमार होते थे, 1 अनार और 100 बीमार जैसी स्थिति रहती थी। लेकिन देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने गांव में सैकड़ों की संख्या आवास देकर गांव के गरीबों को खुद का छत देने का काम किया है। कांग्रेसी अगर 56 साल में इस देश में शासन किया, अगर आवास बनाते तो आज मोदी जी दूसरी मंजिल की तैयारी करती। इसलिए पूरा जनादेश माननीय कुलस्ते जी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और मोदी जी के पक्ष में है। ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाला परिणाम जो होगा वो मंडला संसदीय क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के सांसद माननीय कुलस्ते जी होंगे। तो अशोक जी वो कह रहे हैं विकास के नाम पर और मोदी ने जो काम किए है उसके नाम पर कुलस्ते जीतेंगे, क्योंकि आपने सिर्फ इंदिरा आवास 1-2 आवास मिलते थे, अस्पताल थे नहीं। जिस तरह से विकास हुआ है आदिवासी क्षेत्रों में, उसके कारण उनको भरोसा है कि जनता उन पर विश्वास करेगी और वही जीतेंगे। 56 साल में आपने कुछ नहीं किया। ये तो 56 साल में कुछ नहीं किया, ये तो बोलना बहुत बेईमानी है। मैं आपको ब्रजेश जी एक बात बताऊं, कुलस्ते जी के साथ में जो जैसे चिपके हुए कुछ नेता उनको राष्ट्रीय पुरुष बोलते हैं और उनको राष्ट्रीय और विकास पुरुष बोलते हैं। विकास अगर देखना है तो निवास की जनता से पूछिए। कुलस्ते जी का गृह क्षेत्र है और निवास की जनता ने सिर्फ विकास की शून्यता के नाम से उनको नकार दिया है। और अब लोकसभा क्षेत्र की जनता जिसमें डिंडोरी, मंडला, सिवनी और गोटेगा, ये भी पूरी तरह से उनको नकारने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हैं। आज 35 साल से राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने वाला एक विकास की एक मत नहीं गिना सकता मंडला में। क्यों अभी हाल तो गिनाई शैलेश जी ने कि प्रधानमंत्री आवास कितने मिल गए हैं, सड़कों की क्या स्थिति है, अस्पतालों की क्या स्थिति है, स्कूलों की स्थिति है, यही तो गिना रहे थे वो अब तक। सिर्फ मंडला जिले में मात्र भाई साहब, सिर्फ मंडला जिले में 1,32,665 आवास हैं। सिर्फ मंडला जिले में 1,32,665 आवास हमने पूर्ण किए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि 56 साल के शासन में, 56 साल के शासन में आपके तहत बात करना चाहता हूं मैं कि 56 साल के शासन में कांग्रेस ने एक एक करके बोल आ गई शैलेश जी, आपकी बात आ गई। शैलेश जी आपकी बात आ गई। अशोक जी वो कह रहे हैं कि 56 साल का आप हिसाब दे दीजिए। मंडला जिले की बात कर रहे हैं वो, 1,32,000 आवास दे दिए उन्होंने। चलिए आवास की बात कर लेते हैं, तब भी आप पर भारी हैं।
अरे सिर्फ आवाज से ही सब कुछ होगा क्या? बेरोजगारी, महंगाई, अराजकता, मंडला में ऐसी स्थिति है। इतने विकास पुरुष है, 10 साल से मंडला जबलपुर रोड क्यों नहीं करा पाए? 5 साल से मेडिकल कॉलेज सैंक्शन है, उसको कुछ नहीं करा पाए। वो बंद रेल को चालू करने के लिए बार बार चले जाते झंडा दिखाने के लिए। विकास के नाम पर कुलस्ते जी शून्य है। पूरी जनता ने इस बार मन बना मैं लिया चाहूंगा है। मुद्दे पे बात हो और आंकड़े पे बात हो। मैं आंकड़े के साथ बात कर रहा हूँ और मैं चाहूंगा कि आंकड़े पे बात हो। ये आंकड़े पे ही बात हो रही है, सिर्फ अकेला आवाज नहीं है। जितने लोग आवाज लिए हैं, आरव शैलेश जी, आप ही के पास आऊंगा, उनकी बात हो जाने दीजिए। पूरा नहीं बना है, वो मकान बना है तो वे लोग कर्जे में है। हम कह रहे थे इसकी राशि क्यों नहीं बढ़ाई है 5-6 साल में? राशि बढ़ाना चाहिए ताकि उनके लोग, जो शहरी क्षेत्र की स्थिति अलग है, ग्रामीण क्षेत्र में जिन्होंने आवास बनाया है वे सब कर्जे में है। लेकिन अशोक जी मरकाम जी पर क्यों भरोसा करें? पिछली बार ही जनता नकार चुकी है उनकी, तो ऐसी क्या उपलब्धि है कि उन पर भरोसा किया जाए? कुलस्ते जी पर क्यों भरोसा करें? 35 साल से मंडला को चला है उन्होंने, एक उपलब्धि गिराने के लिए उनके पास नहीं है। उनके रहते रहता, फिर से मैं बात कर रहा हूँ, उनसे चुपके में कुछ देता है, उनको राष्ट्रपुरुष बोलने लग गए हैं। लेकिन क्या दिया उन्होंने मंडला को? इस बार पूरी जनता ब्रजेश जी, पूरी जनता, अभी आप देखिए, जैसे जायसवाल जी ने कहा है कि अगर वे आते हैं तो उसमें उनकी कोई उपलब्धि नहीं होगी। 35 साल से उनकी एक भी कोई उपलब्धि नहीं है कि जिस आधार पे मंडला लोकसभा की जनता उनको स्वीकार करे। उनको नकारने का किस्सा निवास से शुरू हो गया है। अब आपकी बार लोकसभा से उनको नकार दिया जाएगा, ये स्पष्ट रूप से, और आखिरी बात है ये। ठीक है, तो क्या मनोज जी, यदि उम्मीदवार के खिलाफ नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी है, तो इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है क्या बीजेपी को, या संगठन उसको कवर कर लेगा, मोदी की लोकप्रियता उसको कवर कर लेगी? देखिए, दोनों चीज़ें ब्रजेश जी की, एक तो ये कि एंटी इनकम्बेंसी किस हद तक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा, जो आपने पहले भी जिक्र किया, जो आपने भी दोबारा पूछा, कि संगठन जो बीजेपी का वो काफ़ी मजबूत है कांग्रेस के मुकाबले। अगर हम बात करें तो ये जो एक बड़ा अंतर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, जिसको कांग्रेस की इस खाई को पाटना होगा। दूसरा, आपने देखा ओमकार सिंह मरकाम युवा हैं, राहुल गांधी की टीम के सदस्य माने जाते हैं, लेकिन 2014 में भी पार्टी ने उनको वहाँ से टिकट दिया था, लेकिन उनको जब हार का सामना करना पड़ा था। ये तब की बात है जब मोदी अपने शुरुआत फेज में थे। इसके बाद हम देख रहे हैं ओमकार सिंह मरकाम से बेहतर उम्मीदवार उनके पास अभी है नहीं कोई। बिल्कुल। उसके बाद हमने देखा था बाद के सालों में बीजेपी ने जिस प्रकार से आदिवासियों फोकस किया, खासतौर से 2018 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद से बीजेपी ने जो फोकस किया है वो है एक। दूसरा, एक राम मंदिर का मामला है, सीए है, धारा 370 है। तो ये जो राष्ट्रवाद के मुद्दे हैं, मुझे लगता है ये इस चुनाव में काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो लोकल मुद्दे हैं उसको आप किस हद तक उठा पाते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं एक तरफ तो कांग्रेस के लिए लोकतंत्र खतरे में, दूसरी तरफ जीतू पटवारी जो अध्यक्ष है वो संख्या गिनने में लगे हैं कि कांग्रेस से कितने लोग गए हैं। राहुल गांधी आते हैं तो स्टार प्रचारक कमलनाथ उससे नज़ारत रहते हैं, दिग्विजय सिंह अपने चुनाव में उलझे हुए हैं। तो जब दिग्गज नेता, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि बाकी जगह पर जाके अपने नेताओं को चुनाव जिताएं, वो अपने क्षेत्र में उलझे हुए हैं, तो इससे साफ संकेत है कि ये चुनाव कांग्रेस के लिए उतना आसान फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस के लिए आसान भले ही ना हो शैलेश जी, लेकिन आसान कुलस्ते जी के लिए भी नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह से उनके खिलाफ नाराजगी सामने आ रही है, सिर्फ एक आपका संगठन, आपके मुद्दे, इसकी वजह से आप प्लस दिख रहे हैं, क्योंकि 2009 में भी वो हार चुके हैं। कोई ऐसा नहीं कांग्रेस वहां जीती ना हो। देखिए, मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं, कल मैं राहुल जी का भाषण सुन रहा था टीवी में, ये उनने एक शब्द बोला, वहां के तत्कालीन अभी वर्तमान विधायक बोल रहे थे कि देश की आजादी कांग्रेस ने दिलाई, देश की आजादी कांग्रेस ने दिलाई। इनको बोलने के पहले सोचना चाहिए, इनको शर्म नहीं आती, जबकि देश की आजादी देने वाले हमारे देश के अन्य क्रांतिकारी जैसे भगत सिंह है, राजगुरु हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, मंगल पांडे हैं, हमारी जनजाति क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा है, राजा रघुनाथ शाह हैं, शंकर शाह हैं, रानी दुर्गावती, इन लोगों ने देश की आजादी पे अपनी आहुति दी है। और कल के भाषण में कह रहे थे कि देश की आजादी कांग्रेस ने कराई है। देश ने कांग्रेस को लूटा है। आज आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आज नक्सलवाद से मुक्त है, आज आतंकवाद से मुक्त है। आज हमने बात किया था राम मंदिर का, मैं आपको बता दूं, जैसे माननीय न्यायालय से निर्णय आया, प्रधानमंत्री जी ने डेट भी बताई और उस स्थिति पे भगवान राम जी का वहां पे स्थापना हुई, रामलला विराजमान हुए। आज 370 की मैं बात करूं, ये वही हमारा भारत है कि कश्मीर में पत्थर मारे जाते थे और आज
370 जैसी धारा हटा के देश को आजाद कराया है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो समावेशी सर्व को लेकर चलने वाली, किसी जाति धर्म पंथ विशेष पर काम नहीं करते, हम देश का विकास चाहते हैं। और इसलिए मंडला जिले ही नहीं, पूरी मंडला संसदीय क्षेत्र में कह सकता हूं कि विकास की जहां तक बात है, आंकड़े में अगर कांग्रेस के मित्र मेरे से बात करना चाहेंगे तो मैं आंकड़े पे बात करना चाहता हूं। मेरा एक प्रश्न का जवाब नहीं दिया, मैंने सिर्फ इतना कहा 1,32,665 प्रधानमंत्री आवास बने, आज 56 साल में कितने आवास बने, इसका जवाब नहीं दिए। विशेष जनजाति, हमारी पिछड़ी जनजाति बैगा जनजाति है, जिसका सिर्फ सर्वे कराने का काम कांग्रेस ने किया, लेकिन उस विशेष जनजाति के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने जनमन योजना लाकर आज गांव-गांव पर सड़क, और सिर्फ मंडला ही जिले में, सिर्फ मंडला जिले की बात कर रहा हूं, मंडला जिले में 7,814 आवास स्वीकृत करने का काम माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मातृ वंदना योजना में हम यहाँ मंडला में 17,000 बहनों को हम सीधा लाभ दे रहे हैं। ऐसी हमारी लाडली बहना है, लाडली लक्ष्मी बहना है, इनमें भी मैं आंकड़े से बात करता हूँ। लाडली बहन हमारी मंडला जिले में 1,95,835 लाडली बहना है, जिनके खाते में सीधे राशि जा रही है। आज गांव के गरीब कोई भूखा नहीं सो रहा है। कांग्रेस की सरकार में आपातकाल आया था 1977 में, और 1977 में यही कांग्रेस की सरकार ने पंजाब का लाल गेहूं लाके इस देश को बांटा था। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, कभी इस भारत में कभी कोई ऐसी परिस्थिति नहीं आए, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खजाने में इतना अनाज भरा पड़ा है कि 5 साल तक भी बैठे बैठे गांव गरीब को हम खिला सकते हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में लोग बीमारी से मरे, लेकिन हमने भूख से नहीं मरने दिया। पूरे देश में निःशुल्क अनाज पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी मिश्रा ने जी, किया ये तो आपने केंद्र की उपलब्धि गिना दी, लेकिन इसमें सांसद की क्या उपलब्धि ये नहीं बताई आपने एक भी। कभी नहीं बता पाएंगे उनके क्षेत्र में आज मंडला संसदीय क्षेत्र में बोलने की स्कूल से निकले हुए हैं, झूठ बोलने की स्कूल से निकले हुए हैं, ये रटे रटाए आंकड़े बता रहे हैं। वो तो आप कह रहे हैं झूठ बोल के निकले स्कूल से। 1,32,000 का आंकड़ा झूठा है क्या? तो आप बताइए ना, झूठा है तो। कितने पूरे हैं, किसी आवास में जाके देख लीजिए कितने पूरे हैं, बोले कितने कर्जे में है, ये आदमी देख लीजिए। कुलस्ते जी कितने संवेदनशील हैं, इसका प्रमाण मैं दे सकता हूँ। और कांग्रेस के जो कांग्रेस सरकार के मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व वन मंत्री रहे हैं, मंडला के विधायक रहे हैं, देव सिंह सैयाम के गाँव लिंगा पौड़ी की मैं बात कर रहा हूँ। लिंगा पौड़ी में देव सिंह सैयाम के घर के बाजू में, देव सिंह सैयाम जी के घर के बाजू में देवेंद्र टेकाम जी के घर के बाजू में एक हमारा फलानी परिवार रहता है, गिरेरल में उसकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। कांग्रेसियों के घर जाता है, देवेंद्र टेकाम जी के घर में गया, उनसे गुहार लगाया कि मेरी मिट्टी वहां से वापस जाए। ये वो संवेदनशील संसद है। ठीक है शैलेश जी, जवाब ले लेते हैं। ठीक है अशोक जी, यदि केंद्र की कोई भी योजना धरातल पर उतरी है तो उसका श्रेय तो सांसद को ही जाएगा ना क्रियान्वयन कराने का। लेकिन वो कह रहे हैं कि आदिवासी नायकों ने भी आजादी में योगदान दिया, सिर्फ कांग्रेस अपने नेताओं का नाम लेती है, उनके योगदान को भुला देती है। देखिए, सभी जो महापुरुष है सबका सम्मान मान सम्मान है। कांग्रेस ने ये जो आजादी के आंदोलन का नेतृत्व जो है कांग्रेस ने भी किया है, इसलिए ये पूरी बातें हैं। और इसमें आप नेहरू जी को देख लीजिए, आप गांधी जी को देख लीजिए, उनके साथ चाहे सरदार पटेल जी को देख लीजिए, और सभी महापुरुष है, चाहे भगत सिंह हो, राजगुरु हो, ये सब लोगों का सुभाष चंद्र किसी के कोई इनकार नहीं कर सकता। कांग्रेस ने तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुमत मिलने के बावजूद भी नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया था। ये वही कांग्रेस है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बहुमत मिला और इसके बाद नेहरू जी को सीधे प्रधानमंत्री बना दिया। ये वही कांग्रेस है। कोई योगदान नहीं है आपके किसी भी महापुरुषों का, आपके यहाँ से किसी का योगदान नहीं होता। चलिए ठीक है, ठीक अशोक जी, राहुल के दौरे के बाद से क्या कुछ बदलाव आया है वहां पे? कांग्रेस में जोश दिखा है, सक्रियता दिखी है, या बीजेपी में जोश दिख रहा है आपको? जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति है? राहुल जी
राहुल गांधी के दौरे के बाद कुछ बदलाव दिखा है आपको? कांग्रेस कार्यकर्ता में उत्साह नजर आ रहा है क्या आपको? जी मैं बताऊं, निश्चित तौर पे जहां पे राहुल गांधी का आगमन हुआ था वो सिवनी जिले का धनौरा गांव पड़ता है, लेकिन जो वहां से जो जनता आई होगी तो वहां का फैक्टर अलग है। पर लेकिन वर्तमान की स्थिति देखा जाए कि यहाँ पर मंडला, अब प्रॉपर बात करें, मंडला आसपास की बात करें तो मंडला जिले में ऐसा कोई कांग्रेस का भी ना प्रचार समझ में आ रहा है, ना ही कार्यकर्ताओं में जोश समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर राहुल गांधी अगर मंडला के आसपास कहीं आते या सभा करते तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी कहीं न कहीं प्रचार समझ में आता। लेकिन वर्तमान स्थिति यही देखी जा रही है कि जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं मकान जी, उनके ना तो कार्यकर्ता प्रचार करने देखने में मिल रहे हैं और ना ही बाकी लोग सामने आ रहे हैं। जी तो निश्चित तौर पर यह साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस में उतना उत्साह, उतनी सक्रियता नहीं है। लेकिन मंडला सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस भी जीतती रही है। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता, इसलिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मंडला में सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन माहौल क्या कह रहा है ये हमने आपको बताया कि किस तरह से राहुल गांधी के दौरे के बाद भी कांग्रेस में वो उत्साह नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कांग्रेस यहाँ पहले भी जीती है 2009 में, और कुलस्ते लगातार मैदान में हैं। पिछली बार भी उनका मुकाबला ओमकार सिंह मरकाम से हुआ था, लेकिन मरकाम बुरी तरह हार गए थे। क्या इस बार वो लीड कम कर पाते हैं या कुलस्ते को वो एक तरह से कुलस्ते पर भारी पड़ते हैं और बाजी पलट देते हैं? ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल सत्ता के महासंग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।